की प्रॉब्लम हमको आ रही है 84 में जो मैं वोट लाया उससे कम वोट में राजकुमार जीते। तो आने वाले वक्त में कांतिलाल को जो उनके समर्थक है वो किस चुनाव में बतौर उम्मीदवार मैदान में देखने हैं? कांति भाई नाम से ही हम लोग जीत सकते हैं। आपका सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, आपकी वसुंधरा राजे हो, डॉक्टर टिटोलाल मीणा हो, इन लोगों से मुझे शिकस्त या हारने का कोई डर नहीं। ये लोकसभा का चुनाव है, वो लाखों में नहीं जीत सकते, उसको करोड़ों रुपये चाहिए। करोड़ों रुपये बनाने वाला ही मैं हूँ, ऐसा कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूँ मैं सौरभ दुबे। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिनका दबदबा क्षेत्रीय राजनीति में देखने लायक है। जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके साथ लोगों का हुजूम होता है। जब ये गाड़ी में चलते हैं तो इनके साथ एक काफिला चलता है। हालांकि आज के दौर में ऐसी स्थिति है कि ये नेता कम और बयानवीर के तौर पे ज़्यादा पहचाने जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनका दिया हुआ हर एक स्टेटमेंट या तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है या फिर इनके ही पार्टी के अंदर भूचाल ले आता है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आपको मिलवाते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता कांतिलाल आदिवासी जी से। सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं? आगामी उपचुनाव जो हमारे दक्षिणी राजस्थान यानी अनुसूचित क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट खाली हुई है। एक तो हमारा जो 84 जो राजकुमार रोत है जो अभी सांसद बने, दूसरी है सलुम्बर की जिन विधायक बीजेपी विधायक की डेथ हो गई है। तो दोनों विधानसभा में तगड़ा चल रहा है और अब भी हम लोग चयन प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। अब दोनों में चयन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। खास करके प्रॉब्लम हमको आ रही है 84 में, क्योंकि 84 में हर कोई आदमी चुनावी इस रणनीति की दौड़ में है। हर कोई आदमी, क्योंकि ये हमने काम कर करके ऐसा धरातल तैयार कर लिया है जिससे हर कोई आदमी एमएलए बन सकता है, वो हमने करके दिखा दिया है। और अभी आपका सलुम्बर का है, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं करके जो पहले चुनाव लड़े जितेश खटारा करके, वो आदमी को हम लोग चुनाव लड़ाने के लिए मूड में हैं। आपने बात किया कि हर कोई आदमी एमएलए बन सकता है। इस आपके इस बयान से एक सवाल उठता है कि क्या कांतिलाल आदिवासी भी विधानसभा में दावेदार थे? नहीं, मैं देखिए 2019 के अंदर मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, 2023 के अंदर विधानसभा आपका ये डूंगरपुर का लड़ा, जिसे 19 के अंदर मैं चुनाव लड़ा, उससे 2,52,000 वोट मुझे प्राप्त हुए मत। तब हमारा इतना इस इलाके में प्रसार नहीं था पार्टी का, बीटीपी थी उस समय। और जो मैं वोट लाया उससे कम वोट में राजकुमार जीते, 2,46,000 के आसपास। मैं लाया था 2,52,000 के आसपास। और जो अभी मैं जो विधानसभा में जो वोट लाया, जिसमें केंद्र की सत्तारूढ़ दल और राज्य की सत्तारूढ़ दल बीजेपी, उसको पछाड़ते हुए मैंने तीसरे नंबर में धकेल दिया। और कांग्रेस के बाद में मैं ही जो था, जो कांग्रेस भी कई फील्ड में नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ भीतरघात या अंत में जो पैसों के मामले में जो हम लोग पिछड़ गए, उसकी वजह से हम लोग नहीं जीत पाए। निश्चित रूप से हम लोग जीत जाते, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इसके लिए तैयारी में हैं दोनों की ओर से। तो आने वाले वक्त में कांतिलाल को जो उनके समर्थक है वो किस चुनाव में बतौर उम्मीदवार मैदान में देख सकते हैं? देखिए, कांति भाई आदिवासी को मैं कोई नाम का मोहताज नहीं हूँ। मेरा नाम तो वैसे ही पहले से ही लोग बच्चे जानते हैं। घर घर चले जाएंगे तो आप पूछेंगे, पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये इलाका जो है अपना। दूसरा, पूरी राजस्थान के मीणा बेल्ट भी हो गया और अन्य विल इलाका भी, उसमें सारे लोग जानते हैं। इसके बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राज्य के देश के अन्य जो राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी लोग निवास रहते हैं, वहाँ लोग मुझे जानते हैं। इसलिए वो मुझे नाम की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। कांति भाई नाम से ही हम लोग जीत सकते हैं। आपको लेकर एक बात और कही जाती है, जो यहाँ के क्षेत्रीय भारतीय आदिवासी पार्टी के समर्थक होंगे, शायद उन्हें भी इसका इल्म होगा। बात यह है कि आप लोकसभा चुनाव के भी दावेदार थे, लेकिन जब आपको आखिरी वक्त पे, ऐन वक्त पे पता चला कि मालवीय कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शिकस्त की एक आशंका लगी, एक हार की आशंका लगी।
तो आपने लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार अपना नाम पीछे ले लिया और आपकी जगह बीएपी विधायक राजकुमार रोत लोकसभा से लड़े और बाद में कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन होता है और दिल्ली का जो रास्ता है राजकुमार रोत का वो साफ हो जाता है। अब ऐसे वक्त में जब इतनी सारी राजनीतिक सियासी घटना घटती है तो आपको नहीं लगता कि अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला करते तो आज जो आपकी किस्मत है वो बदल सकती थी? देखिए, मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है, मेरी किस्मत यहाँ की जनता के हाथों में है। मैं अपने आप में कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। जनता चाहेगी जिसको नेता बना सकती है, जनता चाहेगी जिसको नीचे गिरा सकती है। महेंद्र मालवीय का एक छत्र राज था इस इलाके के अंदर और उनको 2 बार मंत्री पद मिला था और सांसद भी बने, जिला प्रमुख भी बने और आज की तारीख में वो सीधे से धरातल पे आ गए। तो आपका कहना है कि भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय नहीं है ये, भारत आदिवासी पार्टी है। सबसे पहले तो आपका कहना है कि भाई मालवीय से कहीं शिकस्त होने की आशंका आपको थी। मुझे मालवीय जी से या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी, चाहे आपका सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, आपकी वसुंधरा राजे हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, इन लोगों से मुझे शिकस्त या हारने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका है वो उन लोगों के अलग तरीके से इलाका चल रहा है। और मालवीय जी जो चुनाव में हारने की जैसी बात है वो गलत बात है एक प्रकार की। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट की वजह से आज भी स्थिति मेरी इतनी सही नहीं हो पा रही है। मुझे 1 साल तक और दवाई खानी पड़ सकती है, डॉक्टर ने कहा है। मैं राजस्थान से लेके गुजरात से लेके बेंगलोर तक मैं अपने इलाज के लिए पहुंच चुका हूं। तो मेरा जो एक्सीडेंट होने के बाद में मैं चुनाव लड़ा आपका विधानसभा का। विधानसभा में जो पहले मैं लोकसभा का लड़ा था, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरे विधानसभा चुनाव लड़ा। तो जो मेरे छोटा मोटा मेरे परिवार वाले थे या जो भी लोग थे जिन्होंने मुझे चंदा दिया, जो मुझे हेल्प किया, तो लोकसभा में भी कर दिया, मेरे एक्सीडेंट में भी कर दिया, विधानसभा में भी कर दिया। और इस लोकसभा के अंदर मुझे पता चल गया था, क्योंकि अब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था उस समय लोकसभा के, तो पैसे के बिना चुनाव नहीं जीते जा सकते, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं को मैनेज करना पड़ता है, गाड़ी घोड़े करने पड़ते हैं, प्रचार सामग्री लानी पड़ती है। तो ये लोकसभा का चुनाव है वो लाखों में नहीं जीता जा सकते, इसको करोड़ों रुपये चाहिए, करोड़ों रुपये में जीता जा सकता है। तो मैंने अपने पाँव पीछे नहीं खींचे, मैंने अपने आप को मना कर दिया, क्योंकि मुझे एक ही लक्ष्य है कि मुझे 2028 का जो विधानसभा चुनाव है वो एन केन प्रकार चुनाव लड़ना है, जीतना है। और इस क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये पूरा इलाका है जो अनुसूचित क्षेत्र जिसमें आदिवासी और अन्य समुदाय रहता है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए आज तक उचित आवाज़ नहीं गई है। यहाँ के जो ओबीसी वर्ग हैं उनका जो राज्य सरकार में, राज्य के नियमों में ओबीसी वर्गों को उम्र में छूट है, जिस प्रकार का छूट है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ओबीसी वर्गों को कोई छूट नहीं है। तो आज का यहाँ का जो आदिवासी नेता जीत के जा रहा है उसकी आवाज़ तक नहीं उठा रहा है। तो मैं इस इलाके में जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनकी आवाज़ बन के उठना चाहता हूँ। और 2028 का मेरा अध्यय वही है कि मुझे वही चुनाव जीतना है। और जिस प्रकार से उधर पूरी राजस्थान में जो छोटे मोटे नेता आपका छत्रप कहलाते हैं, तो मैं भी इस इलाके में छत्रप तो नहीं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से पूरी समस्याओं को लेकर दौड़ जाता हूँ। आज भी भीलवाड़ा के अंदर बार बार फ़ोन आ रहे हैं, एक मूक बधिर बालिका का रेप हुआ, उस रेप के लिए पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैंने उनको भी आश्वासन दिया कि मैं 1-2 दिन के अंदर मैं आपके बीच में आ जाऊंगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपका जो एक्सीडेंट वाला दौर था उसको हम भी समझते हैं और हमारी काफ़ी संवेदनाएं भी हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी हमारा काम है ये सवाल पूछना कि आपका लक्ष्य 2028-29 का जो भी आपने कहा है वो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, पार्टी के लिहाज से भी वो बड़ा ही मजबूत लक्ष्य माना जाएगा, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी इस दौड़ में, इस सियासी दौड़ में कहीं ना कहीं अंदरूनी पार्टी के ही कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे आपके यार दोस्त मित्र हैं जो आपकी पाँव खींचने में लगे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही भीतरगात की वो प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने शायद वो कुछ और हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको लेके कुछ और बयान दिए जा रहे हैं। क्या ये हकीकत है या फिर महज आप इसे एक अफवाह करार देंगे? देखिए, राजनीति में कभी कोई 100% शुद्ध नहीं होता।
राजनीति में कभी कोई 100% शुद्ध नहीं होता। राजनीति में बयानबाजी होती रहती है, कोई उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। लेकिन जिस पार्टी को बनाने के लिए मैंने अपना तन मन धन दिया, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं जो पहले का जो कांदेबे आदिवासी था 2 साल पहले का, और आज के कांदेबे आदिवासी में 50% या 75% का अंतर आ चुका है। और ये 25% का अंतर है, वो मैं 2 साल के अंदर अंदर पूरा उसको सपाट कर दूंगा, वापस उसी स्थिति में ले आऊँगा। तो भीतरघात का है या फिर पीठ के पीछे बयानबाजी करने का, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब में चलता रहता है। तो हमारे यहाँ भी चलता होगा। लेकिन जो हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो रही है, तो अभी हमने कुछ लोगों को आउट करने का प्रयास किया है। तो हमारे इलाके में जो भी इस प्रकार के लोग हैं, उनको भी हम लोग आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने एक अनुशासन कमेटी बनाने जगह में आपको टोक रहा, यहाँ आप ग्रासिया जी की बात करना चाह रहे हैं? ग्रासिया जी की बात मैं मेरे मन से नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी की ओर से इस प्रकार का जो हुआ है, तो उनको भी हम लोग कहना चाहते हैं। और भी अन्य लोग हैं जिसके खिलाफ अभी कार्रवाई करने का मामला चल रहा है। तो ग्रासिया जी अपनी जगह सही हो सकते हैं या पार्टी के लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन कोई भी गलती करता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होते हैं, आपस में बैठ के चर्चा होनी चाहिए। तो ग्रासिया जी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑल ओवर कम्प्लीटली बात करना चाह रहा हूँ। अभी ग्रासिया जी तो बड़े लेवल के पदाधिकारी थे और पार्टी को बनाने में उनका मुख्य हाथ था। तो छोटे लोग भी, छोटे कार्यकर्ता भी हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काम चल रहा है। तो भविष्य में जो भी हमारी पार्टी को तोड़ने का काम करेगा, उसको हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ कांग्रेस बीजेपी की तरह 5-6 साल के लिए निष्कासित नहीं किया जाएगा, उनको परमानेंट ही कांग्रेस और बीजेपी में भेज दिया जाएगा कि भाई आप लोगों का स्थान यहाँ नहीं है, वहाँ है, वहाँ जाके राजनीति कीजिए। यहाँ पे हम लोग सामाजिक विचारधारा को आगे लेके बढ़ रहे हैं, साथ साथ में राजनीतिक पार्टी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अकेली सामाजिक विचारधारा से पार्टी का कोई काम नहीं हो सकता। राजनीतिक साथ में रहेगी तो पार्टी आपका सामाजिक काम हो सकता है। आप शुरुआत से भारत आदिवासी पार्टी की शुरुआत से ही आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो आपकी विचारधारा है उसको लेकर वो बड़ी सशक्त है, काफ़ी मजबूत है। लिहाजा ये सवाल आपसे पूछना बनता है कि जब सियासी मुनाफे के लिए कभी पार्टी के नेता या कभी पार्टी की रणनीति गठबंधन जैसे प्रयास में शामिल होती है, शुमार होती है, तो ऐसे में आपके जैसे नेता जो शुरुआत से पार्टी जब पैदा हुई है तब से उसके साथ जुड़े हुए हैं, समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए आपने इतना काम किया है, तो आप उस गठबंधन की विचारधारा को, उस गठबंधन की रणनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी जब से बनी है तब से मैं साथ में, ऐसा नहीं है। पार्टी बनाने वाला ही मैं हूँ, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। संस्थापक सदस्य नहीं, संस्थापक के रूप में मुझे मान सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आपको जो दिखाई दे रहा है, मीडिया जिस चीज़ को दिखाता है वो गलत है एक प्रकार का। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका मीडिया अच्छा शुद्ध दिखाए, और जो आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में नहीं है, पार्टी प्रक्रिया बनाने में नहीं है, उनको ही पार्टी मान लिया जाता है और पार्टी ही उनको मान लिया जाता है। मतलब आप समझ गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आज माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इस बात में वो कर रहा हूँ। कट टू कट लाइव का मैं एक आपको प्रमाण देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी खबरें आएंगी वो सशक्त होगी, सच्ची होगी और मजबूत खबरें होंगी। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि जब आपके बतौर फाउंडर आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो यहाँ सुनने में ये भी आता है, कहा ये भी जाता है कि 3 से 4 राज्य के जो लोग थे वो इस पार्टी को बनाने में शामिल थे। तो इस पर आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 4 राज्य के लोग शामिल थे, लेकिन उन शामिल लोगों का कागजी कार्रवाई, आधार कार्ड लेने से, वोटर आईडी कार्ड लेकर आपका जो स्टाम्प लेने का काम, उनके गांव-गांव जाकर, जिले-जिले जाकर सारा कलेक्ट करने का काम मैंने किया। और वो सारा काम ले जाके बैग भरा। बैग भरने के बाद में हमने पार्टी के लिए दिल्ली लेके गए। और फर्स्ट में मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि उस समय हम किसी और पार्टी में थे। जब तक पार्टी नहीं बनने वाली थी तब तक हम पार्टी में काम करते। मैं उस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त था, तो हमारे साथी कुछ लोग गए थे। 1 साल तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 1 साल तक वो पार्टी के डॉक्यूमेंट भारत निर्वाचन आयोग में पड़े रहे। उसके बाद में देखा भाई हमारे 2 एमएलए हैं और कुछ लोग हैं, फिर भी
पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने भारत आदिवासी पार्टी नाम नहीं रखा था, पहले नेशनल ट्राइबल पार्टी NTP रखा था। तो उसके बाद में हमने 12 नाम और दिए और फिर भी नहीं हुआ। तो अंत में 12 महीने के बाद में मैंने अपने वहाँ के कुछ मित्र उच्च अधिकारी ढूंढे जो दिल्ली निर्वाचन आयोग में हैं, नीति आयोग में हैं और आपका UGC में है। इसी प्रकार के मित्र ढूंढे और मित्र ने मेरा हेल्प किया और हेल्प करने के बाद में हमने निर्वाचन आयोग पहुंचे। निर्वाचन आयोग से फिर एक लेटर निकला कि आपके इस नाम से पहले पार्टी रजिस्टर्ड है, अन्य नाम दीजिए। हमने सोचा कि यार भारत आदिवासी पार्टी नाम देंगे तो शॉर्ट में नाम हो जाएगा BAP, जैसे आप, तो हमारा हो जाएगा बाप। तो बाप तो देने वाले है ही नहीं ये, क्योंकि नाम थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो हमने ये नाम दिया और लास्ट में यही नाम अप्रूवल होके आ गया। और तो इतनी मशक्क़त के बाद आपने अपने सारे संघर्ष को बताया पार्टी के निर्माण के लिए, तो ऐसे में जब पार्टी अपनी विचारधारा से हट के और गठबंधन की ओर बढ़ती है, कांग्रेस की विचारधारा पे, या फिर मान लीजिए उसका सहमत बनती, उसके सहभागी बनती, तो इस चीज़ को, इस गठबंधन को आप किस नज़र से देखते हैं? वापस हम उसी सवाल पर लौट के आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी गठबंधन कांग्रेस की ओर जाती है, ये हो सकता है पार्टी कुछ लोगों का मानना हो सकता है, मेरा भी मानना हो सकता है, लेकिन कोई कांग्रेस का ही गठबंधन होना, निश्चित होना कोई फिक्स नहीं है। इसमें हम लोग चाहते हैं जहाँ जहाँ पार्टी का प्रसार है वहाँ पर जो मुख्य धारा के दल हैं, जैसे BJP है और कांग्रेस, दो ही अपने देश के अंदर चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि हमने कांग्रेस से ही गठबंधन करने का फैसला ले लिया है कि इस इलाके में, अगर राजस्थान के इलाके में आदिवासी क्षेत्र में ST SC OBC माइनॉरिटी जो भी लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं और आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के जो अधिकार हैं, अगर BJP उसको कंप्लीट रूप से यस करती है तो हम उसके साथ में भी जाने के लिए कतराएंगे नहीं। लेकिन बात ये है कि BJP शुद्ध धर्म की राजनीति कर रही है, जिससे हमें थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, देश है, और इसमें सभी धर्मों का मान सम्मान है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके पार्टी नहीं चल सकती। अभी तो ठीक है, मोदी जी हैं और पार्टी चल रही है। तो हमारे जो आपने पूछा कि गठबंधन का सवाल है, तो गठबंधन का सवाल में भारत आदिवासी पार्टी अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन कुछ अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, पार्टी के मुद्दे नहीं। पार्टी के अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जनता का जिस मुद्दों से भला हो सकता है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग किसी भी अन्य दल से हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है।